बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स, यूनिट सेकेंड का कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था निशस्त्रीकरण, और जिसमें हमने निशस्त्रीकरण के अर्थ के बारे में चर्चा की थी और निशस्त्रीकरण से संबंधित जो आवश्यक कारण हैं वो पढ़े थे। आज हमें देखना है कि निशस्त्रीकरण जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है तो इस दिशा में जब भी प्रयास होते हैं तो उसमें कई प्रकार की बाधाएं, कठिनाइयाँ और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निशस्त्रीकरण के मार्ग में उत्पन्न होने वाली समस्याएं, या इसको बाधाएं भी कह सकते हैं, कठिनाइयाँ कह सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण के प्रयास होते हैं वो सफल नहीं हो पाते और उसमें काफ़ी परेशानियां विभिन्न देशों को आती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वो है प्राथमिकता का प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब निशस्त्रीकरण का प्रयास होता है तो विभिन्न देशों के बीच आपसी विवाद इतने अधिक हैं, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं इत्यादि को लेकर, कि पहले उन विवादों का हल सुलझाना, उन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। निशस्त्रीकरण बाद में भी हो सकता है, लेकिन उससे पूर्व राजनीतिक विवाद और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है। और इसीलिए प्राथमिकता का प्रश्न उठता है कि पहले निशस्त्रीकरण किया जाए या पहले विभिन्न देशों के मध्य उत्पन्न राजनीतिक समस्याओं का हल किया जाए। इसीलिए जो मूल समस्या है वो ये है कि दोनों में से किस तर्क को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए। और शस्त्रों की होड़ से तनाव, शंका, भय, युद्ध ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी जो समस्या उत्पन्न होती है निशस्त्रीकरण के मार्ग में वो है अनुपात की समस्या। निशस्त्रीकरण से अभिप्राय होता है शस्त्रीकरण पर सीमा लगाना, नियंत्रण लगाना या उस पर कटौती करना, और सभी देशों के शस्त्रों का आनुपातिक रूप से कम होना आवश्यक है। और निशस्त्रीकरण के बाद ये नहीं होना चाहिए कि शक्तिशाली देश कमज़ोर बन जाए और कमज़ोर देश शक्तिशाली हो जाए। निशस्त्रीकरण से संतुलन आना चाहिए और आनुपातिक आधार पर निशस्त्रीकरण होना चाहिए। और निशस्त्रीकरण एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए। यदि इस तरह के आनुपातिक आधार पर निशस्त्रीकरण होता है जिसमें समानता हो, जिसमें सभी के हथियारों की मात्रा को देखते हुए निशस्त्रीकरण किया जाता हो, आनुपातिक आधार को प्रमुखता दी जाती हो, तो निशस्त्रीकरण के मार्ग में कोई समस्या नहीं आती। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आनुपातिक दृष्टि से निशस्त्रीकरण के प्रयास नहीं किए जाते, और इसीलिए जिनके पास शस्त्र कम हैं वे इस तरह की समस्या उत्पन्न करते हैं और वे इससे सहमत नहीं होते और निशस्त्रीकरण सही मायने में सफलतापूर्वक नहीं हो पाता। तीसरा प्रमुख समस्या राष्ट्रीय हित की है। राष्ट्रीय स्वार्थ निशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि हर दुनिया के देश के अपने राष्ट्रीय हित हैं, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ हैं, और सबसे पहले वो अपने देश के स्वार्थ को, हित को देखते हैं, फिर वो अपनी राष्ट्रीय सीमा से बाहर निकलकर सोचते हैं। ऐसी स्थिति में जो निशस्त्रीकरण के प्रयास हैं वो उस हद तक सफल नहीं हो पाते जितने होने चाहिए। जैसे भारत ने 1968 के परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि भारत का यह तर्क था कि इसमें आनुपातिक आधार समान रूप से नहीं है और भारत का हित भी प्रमुख है
सुरक्षा के आधार पर भारत का की सुरक्षात्मक पहलुओं को देखते हुए इस संधि पर साइन करने सही नहीं थे, इसीलिए नहीं किए गए थे 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर भारत द्वारा हस्ताक्षर। तो इसलिए ऐसे कई देश हैं जो कि जब भी निशस्त्रीकरण का प्रश्न आता है तो वो राष्ट्रीय हित को पहले प्राथमिकता देते हैं, और इस वजह से निशस्त्रीकरण जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास है वो उतना सफल नहीं हो पाता, और ये भी एक प्रमुख बाधा कही जा सकती है। चौथा, राष्ट्रवाद और संप्रभुता। राष्ट्रवाद और संप्रभुता की भावना के कारण एक देश यह स्वीकार नहीं करता कि उसकी निशस्त्रीकरण की क्रियान्विति की जांच के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए और इस प्रकार निरीक्षण किया जाए कि उस देश की स्वतंत्रता पर अंकुश लगे। तो कोई भी देश इस तरह के अंकुश को या निरीक्षण को, जिसके द्वारा शस्त्रीकरण के बारे में जांच होनी हो, उसे कोई भी देश स्वीकार नहीं करता। राष्ट्रवाद के आधार पर ये उन्हें उचित नहीं लगता कि स्वतंत्रता पे उनके अंकुश लगे, और वो इस चीज़ को नहीं मानता, और संप्रभुता की दृष्टि से भी ये उचित नहीं है। तो इसलिए भी निशस्त्रीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है और लोग निशस्त्रीकरण के प्रयास ईमानदारी से नहीं करते। एक और समस्या राजनीतिक समस्या है। निशस्त्रीकरण राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर निर्भर करता है। पहले राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाए या निशस्त्रीकरण किया जाए, दोनों एक दूसरे के मार्ग में बाधा डालते हैं और शस्त्रों के आधार पर झगड़ों का कारण है, और इनको घटाने से अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और मैत्री बढ़ेगी, इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। किंतु ये प्रयास एक पक्षीय होगा। होना ये चाहिए कि मनमुटाव, अविश्वास और प्रतिद्वंदिता को दूर करने के लिए हर दिशा में प्रयास किए जाएं। निशस्त्रीकरण की दिशा में तभी प्रयास सफल होंगे जबकि जो मौलिक मतभेद हैं, चाहे वो महाशक्तियों के बीच हो, चाहे विभिन्न देशों के मध्य हो, वो दूर किए जाएं ताकि निशस्त्रीकरण को सफल बनाया जा सके। आर्थिक कारण भी एक प्रमुख समस्या है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देशों में शस्त्र निर्माण करने वाली कई कंपनियां हैं और वो अपने शस्त्रों का उत्पादन करके दूसरे देशों को निर्यात करते हैं और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो सही मायने में जो ये देश हैं वो निशस्त्रीकरण के संदर्भ में सीरियस नहीं हैं, और उनको पता है कि निशस्त्रीकरण का मतलब उनके देश में रोजगार का ठप होना है, कारखाने बंद हो जाने हैं, कंपनी बंद होनी है। निशस्त्रीकरण होने से शस्त्र उद्योग इन देशों के बंद हो जाएंगे, बेकारी बढ़ेगी, क्रय शक्ति नष्ट होगी। इसलिए ये देश भी दिखावे के लिए निशस्त्रीकरण के प्रयास करते हैं और विभिन्न संधि समझौते करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि शस्त्रीकरण अभी भी इन देशों में चल रहा है। तो आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी ये देश निशस्त्रीकरण को ईमानदारी से नहीं करते, और ये एक प्रमुख समस्या आज भी बनी हुई है। ये कुछ ऐसे प्रमुख बाधाएं कह सकते हैं, समस्याएं और परेशानियां हैं जिनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण के प्रयास ईमानदारी से न तो किए जा रहे हैं और न ही ये सफल हो पाते हैं। निशस्त्रीकरण का हमने कल देखा था कि अत्यधिक महत्व है, क्योंकि शस्त्रीकरण की होड़ को यदि हम रोकते हैं तो विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और शंका की स्थिति समाप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसे तर्क भी विभिन्न विचारकों के द्वारा दिए जाते रहे हैं कि निशस्त्रीकरण उचित नहीं है, और उन्होंने उसके विपक्ष में भी तर्क दिए हैं। यानी इनका ये मानना है कि शस्त्रीकरण कई दृष्टिकोणों से उचित है और वो होना चाहिए। जैसे
एक तर्क इन्होंने ये दिया है कि निशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि शस्त्रीकरण से नहीं बढ़ती। जैसे क्विंसी राइट हैं, उनका ये मानना है कि निशस्त्रीकरण से युद्ध अधिक होने की प्रवृत्ति पैदा होगी। युद्ध होने की संभावना उस समय अधिक होती है जब हथियार विभिन्न देशों के पास कम हो, लेकिन जितने अधिक होंगे उतनी ही युद्ध की संभावनाएं भी टलती जाएंगी, क्योंकि एक शक्ति संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और हर देश डरता है कि यदि उसने शस्त्र प्रयोग किया तो दूसरे देश के पास भी शस्त्र है और दोनों ही को नुकसान होगा, और इसकी वजह से दोनों ही युद्ध नहीं करते और इस तरह का कोई भी परिस्थिति पैदा नहीं करते जिससे कि युद्ध हो। तो इसलिए ये तर्क दिया जाता है कि निशस्त्रीकरण उचित नहीं है, क्योंकि शस्त्रीकरण होगा, अधिक से अधिक शस्त्र होंगे तो हर देश जो है वो युद्ध के आधार शस्त्र के आधार पर शक्तिशाली होगा और शक्ति संतुलन होगा, और उस स्थिति में युद्ध अधिक नहीं होगा। लेकिन अगर निशस्त्रीकरण है, एक के पास ज़्यादा शस्त्र हैं, दूसरे के पास कम है, तो युद्ध ज़्यादा होने की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरा, निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि निशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा होगी। जैसा अभी हमने देखा कि विभिन्न महाशक्तिशाली देशों में भी कई ऐसे कंपनी हैं, शस्त्र उद्योग हैं जो कि रोज़गार दे रहे हैं और जिसमें अत्यधिक मात्रा में शस्त्र बनते हैं, निर्यात होते हैं और उससे आर्थिक लाभ उस देश को प्राप्त होता है। अगर निशस्त्रीकरण होता है तो आर्थिक मंदी पैदा हो जाएगी, समृद्धि का मार्ग रुक जाएगा, कई मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे और इसके साथ ही तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं, जो इस शोध कार्य में जुड़े हुए हैं, शस्त्र निर्माण में और नए नए शस्त्र बनाने में, नई नई खोज करने में, वो सब खत्म हो जाएगा। निशस्त्रीकरण लागू किया जाता है तो करोड़ों लोग बेकार हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे और कई देशों की आर्थिक जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है और उन देशों में आर्थिक मंदी का दौर पैदा हो सकता है। इसलिए ये तर्क दिया जाता है कि निशस्त्रीकरण नहीं होना चाहिए। तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि निशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास अवरुद्ध हो सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि निशस्त्रीकरण से तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति की गति मंद पड़ जाएगी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जितनी भी उन्नति हुई है उसका मूल कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है और शस्त्र निर्माण के क्षेत्र में होने वाले नए नए अनुसंधान हैं। ये नए अनुसंधान और खोज जहाँ विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करते हैं, तकनीकी क्षेत्र में विकास करने का काम करते हैं, उसके साथ ही नए शस्त्र भी बनाते हैं। तो नई खोज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो होती हैं उसमें एक अहम रोल शस्त्रीकरण से का रहा है और इसलिए इनका तर्क है कि निशस्त्रीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर निशस्त्रीकरण होगा तो फिर इस क्षेत्र में जो नए नए खोज, अनुसंधान, विकास हो रहे हैं वो अवरुद्ध हो जाएंगे। अब इस तरह के जो हम समस्याएं, बाधाएं, कठिनाइयाँ देखते हैं या इस तरह के निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क की जब हम बात करते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि निशस्त्रीकरण करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसान नहीं है और इसमें अत्यंत समस्याएं हैं, कई कठिनाइयां हैं और अभी इस पे और काम होना बाकी है। निशस्त्रीकरण के कार्यक्रम को शस्त्र नियंत्रण के द्वारा सुलझाया जा सकता है और शस्त्र नियंत्रण के द्वारा जो मौजूदा शस्त्र हैं उनमें थोड़ी कमी लाके उसमें नियंत्रण करके और जो भी होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, उसको कम करते हुए इसे संतुलित रूप दिया जा सकता है और इसके द्वारा कुछ हल निकाला जा सकता है। तो निशस्त्रीकरण
एक महत्वपूर्ण प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का, लेकिन इसमें इन विभिन्न समस्याओं की वजह से कई परेशानियां देखी जा सकती हैं, जिसकी आज हमने चर्चा की है।